अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने लगे और इसमें हमने डिस्कस करना है जो टॉपिक वो है एटॉमिक रेडियस, एक एटम का साइज़। बच्चों याद रखने की बात ये है कि एक एटम की बहुत सारी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं उसके साइज़ के ऊपर। तो साइज़ को जानना और इसकी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलें अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं। सबसे पहले जो बात हमने अज्यूम करनी है वो ये है कि एटम स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो ये बात 100% ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये अज्यूम कर लेना है कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, जस्ट लाइक अ ग्लोब। जैसे एक ग्लोब होता है बिल्कुल वैसे ही एटम स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है। अगर हम ये मान लें कि एटम स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है बेटे, तो उसके न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। आई रिपीट माई सेल्फ, एक एटम के न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है। इमेजिन करें कि आपके पास दो एडजेसेंट एटम्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, जिनकी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं। डायग्राम से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमने उसे हाफ करना है, राइट। तो ये जो हाफ डिस्टेंस है जिसको यहाँ मैंने R से मार्क किया है, दिस विल बी दी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। आई रिपीट, दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान के डिस्टेंस के हाफ को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है बेटे, इसको जनरली हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि एक डिस्टेंस है तो इसका यूनिट जो है वो हम नॉर्मली लेते हैं मीटर्स में, लेकिन उसके साथ लग जाती है एक प्रीफिक्स जैसे नैनोमीटर्स या पाइकोमीटर्स या ऑंगस्ट्रॉम। ये जनरली हम लेंथ के लिए यूनिट्स को यूज़ करते हैं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हुए हमने ये देखना है कि एटॉमिक साइज़ की मेजरमेंट कैसे होगी। तो भाई एटम के साइज़ को डिटरमिन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम प्रिसाइजली एक एटम के एग्जैक्ट साइज़ को डिटरमिन करें। ठीक है, इसीलिए हमने डेफिनेशन में भी एवरेज का वर्ड यूज़ किया है। ओके, एटम के एग्जैक्ट साइज़ को डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है और उसकी दो रीज़न्स हैं। सबसे पहले हम रीज़न नंबर 1 पे बात करेंगे और इसमें मैंने लिखा है कि एक एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एक एग्जैक्ट पोजीशन पे लाए नहीं करता। इसको ज़रा डायग्राम से समझिएगा। बेटा एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और वो ये कहता है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमिन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद एक साइंटिस्ट था श्रोडिंजर जिसने ये कहा कि भाई अगरचे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती, पर हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस एरिया में है, और उसको उसने ऑर्बिटल का नाम दिया, राइट। तो हम ये तो कह सकते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन शायद इस रीजन में लाई करता है। ठीक है, लेकिन ये बात एग्जैक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर उसके पाए जाने का मैक्सिमम चांस है, उसके बियॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, वैलेंस ऑर्बिटल में, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में, लेकिन उस ऑर्बिटल के बाहर भी इलेक्ट्रॉन लाए
कर सकता है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। यानी एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, इसलिए उसका साइज डिटरमिन करना, एक इंडिविजुअल एटम का साइज डिटरमिन करना, एग्जैक्टली डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है। इसकी एक और रीज़न भी है, और वो ये है कि एटम जो है वो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, राइट। और जो नेबरिंग एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इस बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों पे चार्जेस डेवलप होते हैं, ओके। और उससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। सादा अल्फाज में कि साथ जुड़ने वाला जो एटम है वो एटम के साइज़ को चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है। तो H2 में हाइड्रोजन की लेंथ कोई और होगी, और HCl में जो हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज है, उसकी जो लेंथ है, जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का डिस्टेंस है, वो डिफरेंट होगा। नेबरिंग एटम के साइज को ऑल्टर कर सकता है। तो ये दो बातें हैं जिसकी वजह से एक एटम का एग्जैक्ट साइज डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि दो एडजेसेंट एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। चलिए जी, ये बात हो गई हमारी कि एक एटम के एग्जैक्ट साइज को डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज का ट्रेंड है कि एक एटम का जो साइज है पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप कैसे चेंज होता है, ये अब हमने बात करनी है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम पीरियड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे पहले पीरियड में हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम है। सिमिलरली दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और सो ऑन चलता जाएगा अप टू नियॉन। हमने ये देखना है कि पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए साइज कैसे चेंज होता है। चलें बात करते हैं इस पे। भाई पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, एक पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। शाबाश। जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। इसको मैंने अपवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया, यानी इंक्रीज आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है, ओके। और लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियड में शेल्स की तादाद चेंज नहीं होती। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर शेल्स की तादाद सेम रहती है, स्पेशली इनर शेल्स की तादाद सेम रहती है। तो आपको पता है कि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्डिंग कॉज करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट एक पीरियड में सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। आई रिपीट माई सेल्फ, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनर इलेक्ट्रॉन्स यानी लिथियम में कितने इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। बेरिलियम में इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। बोरॉन में इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, और आप जानते हैं कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो उसका इफेक्ट होता है न्यूक्लियस का, उसको कम करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर रिलेटिवली कम हो जाती है, ओके। तो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट।
इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग क्रिएट करते हैं और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। नॉर्मल पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज, और चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है। आप जानते हो कूलम्स लॉ कहता है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उनके दरमियान में जो कशिश की कुवत है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो भी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट आते हुए बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि चार्ज बढ़ेगा तो कशिश बढ़ेगी, और बेटा कशिश बढ़ने से दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वेरी गुड। यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक पीरियड में साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कशिश बढ़ने से साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ऑल राइट जी, इस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है? तो आप कह दोगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, और न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल है वो बढ़ जाती है, जिससे साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हुए इसमें हमने एक एक्सेप्शन देखनी है। क्या सारे पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज ही करता है, या ये जो डिक्रीज है इक्वली प्रोमिनेंट होता है? तो इसका जवाब है बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है। इस जनरलाइजेशन की एक एक्सेप्शन भी है, और वो क्या है? वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, जो स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से और जाते हैं जिंक तक। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते हुए एटॉमिक साइज का जो डिक्रीज है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता। इसी तरह फिफ्थ पीरियड में यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, यट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है और कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 है, इस पीरियड में ये जो 10 एलिमेंट्स हैं इनमें भी साइज का डिक्रीज इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। और उसकी वजह क्या है? बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हुए नॉर्मल पीरियड के एलिमेंट्स की तरह इनका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन इनमें और नॉर्मल पीरियड के एलिमेंट्स में एक फर्क ये है कि इन एलिमेंट्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इनर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है। मैंने बोला है इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है, और इनर इलेक्ट्रॉन्स में इजाफे से क्या क्रिएट होगा? याद करें जी, शील्डिंग इफेक्ट। क्या क्रिएट होगा? शील्डिंग इफेक्ट। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से न्यूक्लियस की जो पुल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, चार्ज बढ़ने से बढ़नी थी, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ सका। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियस के चार्ज के बढ़ने के बावजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की ग्रिप में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज को ब्लॉक करने के लिए इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गए हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स में इजाफे की वजह से जो अट्रैक्शन थी बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, और इसी वजह से साइज का जो डिक्रीज है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट साइज का डिक्रीज इतना प्रोमिनेंट क्यों नहीं है, तो जवाब सिंपल है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है,
अगरचे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल है उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं होता। इस वजह से साइज का जो डिक्रीज है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है जी, दैट इज ऑल अबाउट द ट्रेंड इन पीरियड्स। अब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है। तो भाई फैक्टर्स वही हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए अगरचे चार्ज बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स की तादाद में क्या होगा, इजाफा होगा। शेल्स की तादाद में इजाफा होगा, साथ ही साथ शील्डिंग इफेक्ट में भी इजाफा होगा। शील्डिंग बढ़ने से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप कम होगी, और ग्रिप कम होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फासला बढ़ जाएगा। ठीक है, और फासला बढ़ने से एटम के साइज में क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। आई रिपीट, ऊपर से नीचे आते हुए इन अ ग्रुप शेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा हो रहा है, और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसमें कमी हो रही है। अट्रैक्शन कम होने से डिस्टेंस बढ़ेगा, शाबाश, और एटॉमिक साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है, डिक्रीज, और एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जनरली साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। बेटा जब भी आपने ट्रेंड की बात करनी है तो जनरली का वर्ड लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो आप ये कहेंगे कि एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट साइज जनरली डिक्रीज करता है, और एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज जनरली इंक्रीज करता है। एंड दैट विल बी द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।